बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को ही आगे लेके चलेंगे और आज हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटीज़ ऑफ H+ एंड OH नेगेटिव आइंस। हाइड्रोलिटिक सॉल्वेंट्स की बात करें जैसे वाटर जो अल्कोहल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आइंस जो हैं उनकी मोबिलिटीज़ जो हैं एक्सेप्शनली हाई होती हैं। तो इसकी रीज़न देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एंड लास्ट में हम माइग्रेशन ऑफ आइंस या डिस्चार्जिंग ऑफ आइंस देखेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो आइंस किस तरफ माइग्रेट करते हैं, उनका माइग्रेट करने का क्या प्रोसेस होता है या उनकी डिस्चार्जिंग किस तरह से होती है, कौन सा प्रिंसिपल उसमें यूज़ हो रहा होता है, उसमें हम डिटेल में हिटॉफ्स रूल को देखेंगे। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयनिक मोबिलिटी को डिफ़ाइन करें तो किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ आयन पर फील्ड स्ट्रेंथ और यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ आयन पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ आयन पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। PG यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि जो है वो ज़्यादा स्पेस ना ऑक्यूपाई करे ये फार्मूला, तो इसलिए जो है आपने कंप्लीट लिख लेना है। PG मीन पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयनिक मोबिलिटी को हम म्यू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये मैंने फार्मूला डायरेक्ट राइट कर दिया। डेफिनेशन में आप लोगों को समझा देती हूँ कि आयनिक मोबिलिटी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ आयन पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ और वेलोसिटी ऑफ आयन पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेलोसिटी और स्पीड कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को अंडरस्टैंड करें तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेल है, यहाँ पे हमारे पास एनोड है और ये कैथोड है, और उसके दरमियान जो है एक यूनिट लेंथ हमने ली हुई है। तो यहाँ पे इस यूनिट लेंथ में दोनों एनोड और कैथोड के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है कि एक यूनिट लेंथ हमने ले ली, मतलब कि एनोड और कैथोड के दरमियान एक स्पेसिफिक हमने डिस्टेंस लिया, वहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है उसको हम उस लेंथ से डिवाइड करेंगे, हम कह लें पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये जो फार्मूला है हम इसकी जगह पे पुट करें, फील्ड स्ट्रेंथ या पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम बात है, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई लेंथ। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ गया और लेंथ जो है डिवाइड का फर्दर डिवाइड था तो इसने ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आयनिक मोबिलिटी का फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट वेलोसिटी का आपको पता है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और वोल्ट जो है ये डिवाइड में आ रहा है तो वोल्ट इन्वर्स हो जाएगा जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे, और लेंथ का यूनिट आ जाएगा मीटर। और फिर हम क्या करेंगे, मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाना है, सेकंड इन्वर्स एंड वोल्ट इन्वर्स। तो ये हमारे पास आयनिक मोबिलिटी के यूनिट आ गए हैं, आयनिक मोबिलिटी के यूनिट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है, ये पहले हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम करते हैं मीन के उस टाइम पे आइंस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और आइंस की जो इंटर आयनिक फोर्सेस होती हैं वो बिल्कुल एब्सेंट हो चुकी होती हैं। उस टाइम पे मज़ीद आइंस भी नहीं बन रहे होते क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 100% डिसोसिएट हो चुका होता है। तो ये पॉइंट जो है, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है। तो उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न ये नहीं होती कि आइंस की तादाद बढ़ रही है, या उसकी रीज़न ये नहीं होती कि आइंस के दरमियान जो है वो इंट्रैक्शंस जो हैं वो लेस हो रही हैं। वो तो पहले से इंट्रैक्शंस एब्सेंट हो चुकी होती हैं और आइंस जो हैं वो कम्प्लीटली बन चुके होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो रहा होता है, हो चुका होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रीज़न होती है वो इंक्रीज़ इन आयनिक मोबिलिटी होती है। ये बात याद रखनी है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू मज़ीद अगर बढ़ती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद भी हम फर्दर डाइल्यूशन करें, तो उस वक्त कंडक्टेंस की वैल्यू क्यों बढ़ रही होती है, आयनिक मोबिलिटी के इंक्रीज़ होने की वजह से बढ़ रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस जो है आयनिक मोबिलिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो कंडक्टेंस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटाइन प्लस आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनाइन। तो इस तरह से हमारे पास कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी का एक रिलेशन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू कोलरिच लॉ जो है हम ये चीज़ लिख सकते हैं। और उसके बाद हम
आयनिक कंडक्टेंस की बात करें, यहाँ पे ऑन द होल फुल इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस की बात की है तो सिंबल हमने जो है ये कैप या लैम्डा राइट किया था। जब हम कैटाइन और एनाइन के लिए सेपरेटली बात करेंगे तो कैटाइन की कंडक्टेंस जो है हम लैम्डा प्लस से शो करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटाइन। और इसको हम जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे यहाँ पे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, एफ कांस्टेंट है, फैराडेज कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी 96500। और एनाइन के लिए भी सेम वैसे ही, कंडक्टेंस ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनाइन। और फिर इसको हम इक्वल के टर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कंडक्टेंस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू फैराडेज मल्टीप्लाई आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है रिलेशन आ गया कंडक्टेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटीज़ का। और यहाँ से अगर हम आयनिक मोबिलिटी का फार्मूला निकालना चाहें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे हम आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटाइन को इधर ही रखें, जब फैराडेज को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन्स डिवाइडेड बाय एफ, मीन के फैराडेज, और एफ की वैल्यू क्या होती है 96500। और इसको कैलकुलेट करने का मेथड भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था। इसी तरह एनाइन के लिए लिखेंगे तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनाइन इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ एनाइन डिवाइडेड बाय फैराडेज। अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आ जाता है कि हमें कैटाइन्स और एनाइंस की आयनिक मोबिलिटी फाइंड करनी है और हमें कंडक्टेंस गिवन है तो हम सिंपली क्या करेंगे, फैराडेज की वैल्यू से डिवाइड करेंगे उन कंडक्टेंसेस को और हमारे पास आयनिक मोबिलिटी आ जानी है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं जी। सेकंड टॉपिक हमने देखना है मोबिलिटीज़ ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आइंस। अच्छा, इसमें हम बात करें ना स्टूडेंट्स तो हाइड्रोलिटिक सॉल्वेंट्स की बात करें जैसे वाटर है और अल्कोहल्स वगैरह हैं तो वहाँ पे एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आइंस की मोबिलिटीज़ को जब नोटिस किया जाता है तो इनकी मोबिलिटीज़ बाकी आइंस की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो इनकी मोबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, इनकी मूवमेंट क्यों फास्ट होती है, उसकी रीज़न हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एच प्लस आइन की बात करें, वाटर का केस ले लें तो वाटर में एच पॉजिटिव आइन जो है वो इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता बल्कि वो H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आइन की फॉर्म में स्टेबल होता है। और यहाँ पे अब हम रीज़न देखें कि एच प्लस आइन जो है इसकी मोबिलिटी क्यों हाई होती है। तो स्टूडेंट्स जो हाइड्रोनियम आइन है इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये अपना एच प्लस आइन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है, मीन के H3O पॉजिटिव आइन जो है हाइड्रोनियम आइन अपना प्रोटॉन देगा साथ वाले वाटर मॉलिक्यूल को और वो वाटर मॉलिक्यूल जो है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है ये रीअरेंजमेंट होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये अपना प्रोटॉन इस वाटर मॉलिक्यूल को देगा, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। फिर ये वाला जो H3O पॉजिटिव है वो नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच होगा, उसने क्या करना है फिर अपना प्रोटॉन इसको ट्रांसफ़र करना है और इसी तरह ये चेन जो है वो चलती जाती है। और होगा क्या इसके नतीजे में कि H3O पॉजिटिव ने प्रोटॉन इस वाटर मॉलिक्यूल को दिया तो ये खुद जो है H2O बन जाएगा और अब ये वाला मॉलिक्यूल जो था वाटर का ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा। नेक्स्ट जो है फिर ये इसने ट्रांसफ़र करना है प्रोटॉन इस H3O पॉजिटिव ने इस वाटर मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पे इसने H3O पॉजिटिव बन जाना है और इसने फिर वाटर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाना है। तो इस तरह से फिज़िकली जो है एक प्रोटॉन एक सीरीज़ के एक सिरे से जो है दूसरे सिरे तक या एक एंड से दूसरे एंड तक जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता बल्कि सिंपली जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रीअरेंजमेंट हो रही होती है और प्रोटॉन जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। तो इसी वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है और इसी वजह से एच प्लस आइन की मोबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इस तरह से H3O पॉजिटिव जो था वो वाटर में चेंज हुआ, फिर जो है प्रोटॉन चलते चलते जो है सीरीज़ के एंड तक पहुँच गया और यहाँ पे H3O पॉजिटिव अब पहले यहाँ पे था सीरीज़ के लेफ्ट साइड पे, अब जो है वो सीरीज़ के राइट साइड पे पहुंच गया। इसमें होगा क्या स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो पहले वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का था और अब वाटर मॉलिक्यूल जब हम एट द एंड देखते हैं तो उसकी जो रोटेशन हो जाएगी, मीन के इसके नतीजे में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रोटेट हो जाते हैं। हाइड्रोजन आइन पहले जो था वो राइट साइड पे था और फिर बाद में जो है ट्रांसफ़र के बाद प्रोटॉन के ट्रांसफ़र के बाद जो है ये वाला हाइड्रोजन जो था ये राइट साइड पे था, बाद में जो है ये लेफ़्ट साइड पे आ गया तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट हो जाते हैं। ये बात हो गई एच प्लस आइन के ट्रांसफ़र की। फिर हम बात करते हैं ओ एच नेगेटिव आइन की मोबिलिटी की बात करें, ठीक है, ये एच प्लस आइन की मोबिलिटी की हमने बात कर ली। अब ओ एच नेगेटिव आइन की मोबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे भी सिंपली एच प्लस आइन ट्रांसफ़र हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोनियम आइन और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान एच प्लस आइन ट्रांसफ़र हो रहा था
तो इस केस में स्टूडेंट्स OH नेगेटिव आयन और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो H+ आयन ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो हम देखें ये एक OH नेगेटिव आयन है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों को पहले से पता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और जो H पॉजिटिव यहाँ पे जो है वाटर के मॉलिक्यूल को हम देखें तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जो बॉन्ड पेयर है इसको अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो हाइड्रोजन जो है वो एक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप करता है, और साथ वाला जो ऑक्सीजन है वो इसको अपना लोन पेयर जो है वो शेयर करके इस तरह से एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है वो डेवलप कर लेते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है H+ आयन OH नेगेटिव से वाटर को ट्रांसफ़र होता है, और इस तरह ट्रांसफ़र होते होते पूरे जितने भी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं सीरीज़ की एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है H+ आयन ट्रांसफ़र होता जाता है। और H+ आयन के ट्रांसफ़र होने की वजह से होगा क्या, यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल की जो रोटेशन है वो हो जानी है, मीन के उसकी सिम चेंज हो जाएगी। यहाँ पे H+ पहले जो था वो लेफ्ट साइड पे था, दूसरी साइड पे हम देखें तो राइट साइड पे बस रोटेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। और OH नेगेटिव आयन पहले सीरीज़ के अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे था, तो अब OH आयन जो है वो हमें राइट साइड पे नज़र आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि H+ आयन और OH नेगेटिव आयन की मोबिलिटी हाइड्रोलिटिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा क्यों होती है। सिंपल बात है, इसमें H+ आयन के ट्रांसफ़र की वजह से बिटवीन हाइड्रोनियम आयन एंड वाटर फॉर आयनिक मोबिलिटी ऑफ H+ आयन, एंड बिटवीन OH नेगेटिव आयन एंड वाटर फॉर आयनिक मोबिलिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी, अब हमने देखना है डिस्चार्जिंग और माइग्रेशन ऑफ आइंस, जिसमें हमने डिटेल में हिटॉर्फ्स रूल को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पुरानी कहानी हम रिपीट करते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जब से हमने स्टार्ट किया तब से हम पढ़ रहे हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आइंस में स्प्लिट हो जाता है। वहाँ पे दो तरह के आइंस बनते हैं, एक कैटाइन होते हैं, दूसरे एनाइंस होते हैं। जब हम करंट गुजारते हैं उसके सोल्यूशन में से, इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में से, तो दोनों तरह के जो आइंस हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। जो कैटाइंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, चूंकि कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो एनाइंस हैं वो नेगेटिवली चार्ज आइन होते हैं, वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, चूंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे मूव करते हैं। अब हिटॉर्फ्स रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? हिटॉर्फ जो थे उन्होंने हमें एक हाइपोथेटिकल सेल का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सेल है, जिसमें यहाँ पे इसका एक जो हमारे पास वॉल है सेल की, उसको हमने प्लस के साइन से शो किया हुआ है यहाँ पे, मीन कि ये एनोड है, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और ये दूसरी वॉल जो है सेल की, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। ये हमारे पास कैथोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड कर देती हूँ। ये सेल की दो दीवारें हैं जिनको है बैटरी के दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, तो ये हमारे पास एनोड और कैथोड बन गई हैं। ठीक है, इस सेल के अंदर जो है ना फर्जी तौर पे हिटॉर्फ ने 3 कंपार्टमेंट्स बना दिए। क्या बताया कि जो एनोड के करीब जो आइंस पेयर्स मौजूद हैं, जो भी सॉल्यूशन का, जो भी आगे मैं डिटेल में बताती हूँ, जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है इसको इन्होंने कह दिया कि एनोडिक कंपार्टमेंट है। फिर जो है एक डॉटेड लाइन से शो करके सेंट्रल एक कंपार्टमेंट बना दिया, और जो कैथोड के करीब है उसे कह दिया कैथोडिक कंपार्टमेंट। अब एनाइन और कैटाइन जो है वो पेयर्स की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। यहाँ पे 4 पेयर्स जो है वो एनोडिक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट हैं, कैथोडिक कंपार्टमेंट में भी 4 पेयर्स कैटाइन और एनाइन के प्रेजेंट हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट में 5 पेयर्स एनाइन और कैटाइन के प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब फर्स्ट केस जो है इसको हम कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, चूँकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी यहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिखने की, तो मैं आप लोगों को वैसे बता रही हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है कि हिटॉर्फ्स रूल में हम 2 केसेस को डिस्कस करेंगे। एक केस वो जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी एनोड और कैथोड जो हैं वो अटैकेबल नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा वो जिसमें एनोड और कैथोड जो हैं वो अटैकेबल हैं, सॉरी। तो मीन के इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि एनोड और कैथोड एक वो केस जिसमें इनर्ट हैं। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो इनर्ट हैं, प्लैटिनम मेटल के हैं, मीन के वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यानी कि नॉन अटैकेबल हैं। और दूसरा केस वो जिसमें एनोड और कैथोड जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, दोनों पार्टिसिपेट करें, यानी कि वो प्लैटिनम के ना हों, दोनों पार्टिसिपेट करें या उनमें से कोई एक पार्टिसिपेट करे।
करे तो उस केस को भी हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस हमने वो डिस्कस करना है जिसमें नॉन अटैकेबल हैं हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। नॉन अटैकेबल होंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो प्लेटिनम के बने हुए होंगे, इनर्ट होंगे, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस केस में स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस ले लेते हैं बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सेल में हमने भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस से पहले, करंट गुजारने से पहले, यानी कि इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करने से पहले कुछ इस तरह से है कि टोटल हमारे पास 4 कैटाइन एंड एनाइन पेयर्स प्रेजेंट है कैथोडिक कंपार्टमेंट में, 4 एनोडिक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, एंड सेंट्रल कंपार्टमेंट में 5 जो है वो पेयर्स प्रेजेंट हैं कैटाइंस और एनाइंस की। इसको हमने कह दिया ए, ठीक है। दूसरा, फिर हम बात करते हैं कि जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया अपने इलेक्ट्रोड्स को, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को जो कि नॉन अटैकेबल थे हमारे इलेक्ट्रोड्स, तो उस केस में स्टूडेंट्स हमें हिटॉर्फ ने बताया कि एक कंडीशन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो हमारा एनाइन है, अभी हम मोबिलिटी का टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं कि एनाइंस और कैटाइंस जो हैं वो डिफरेंट आयनिक मोबिलिटीज़ शो करते हैं, उनकी स्पीड डिफरेंट होती है। तो पहला केस हमने ये ले लिया। उन मोबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट जो है वो केसेस डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आयंस माइग्रेट होते हैं, किस तरह से उनकी मोबिलिटीज़ क्या इफ़ेक्ट डालती हैं, क्या कंडक्टेंस वगैरह वो सब कुछ। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स के अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि सिर्फ एनाइन जो है वो मूव कर सकता है और कैटाइन मूव नहीं कर सकता, तो एनाइन कहाँ से मूव करेगा? एनाइन खुद नेगेटिव आयन होता है ना, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। मीन के एनाइन ने कैथोडिक कंपार्टमेंट में से मूव करके एनोडिक कंपार्टमेंट में आना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक मार्कर से यहाँ पे शो किया है कि 2 एनाइन जो हैं वो यहाँ से मूव करके एनोडिक कंपार्टमेंट में आ गए हैं और कैटाइन मूव नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज कर लिया था कि जस्ट एनाइन कैन मूव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इसके नतीजे में हुआ क्या कि 2 एनाइन जो है वो यहाँ पे आके एनोड के ऊपर आके डिस्चार्ज हो जाएंगे और वहाँ पे 2 जो मॉलिक्यूल्स थे, या हम कह लें कि 2 जो पेयर्स थे वो टूट गए। मीन के 2 एनाइन चले गए तो 2 कैटाइन बाकी बच गए। तो ये जो 2 कैटाइन हैं ये इस फॉर्म में नहीं रह सकेंगे, तो ये कैटाइन जो हैं दोनों यहाँ पे कैथोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन यहाँ पे एनोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन एज सच रही है। 4 जो है वो पेयर्स थे एनाइंस और कैटाइंस के, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। कैथोडिक कंपार्टमेंट में से 2 पेयर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, 2 पेयर्स रह गए। मीन के जो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई है कैथोडिक कंपार्टमेंट में वो 2 पेयर्स से डिक्रीज़ हुई है और यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज़ नहीं हुई। किस केस में? जब हमारे एनाइन जो थे वो जस्ट मूवेबल थे। लेकिन एक और चीज़ भी नोट करने वाली है, दूसरी बात ये नोट करने वाली है कि नंबर ऑफ़ आयंस जो कि डिस्चार्ज हो रहे हैं एनोड और कैथोड के ऊपर वो इक्वल है। 2 एनाइन डिस्चार्ज हो रहे हैं और 2 कैटाइन डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया और इसमें हमने 2 बातें देखी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है कैथोडिक कंपार्टमेंट में, एनोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, और दूसरा जो डिस्चार्जिंग की बात हमने की, डिस्चार्जिंग हमेशा इक्वल हो रही है, दोनों कंपार्टमेंट्स में इक्वल हो रही है। 2 एनाइन और 2 कैटाइन डिस्चार्ज हो रहे हैं। फिर दूसरे केस की तरफ मूव करते हैं तो फिर हम सपोज करते हैं कि कैटाइन और एनाइन जो है वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करें, ठीक है, दोनों की मोबिलिटीज़ जो हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे ब्लैक मार्कर से मैंने शो किया है कि 2 एनाइन जो हैं वो कैथोडिक कंपार्टमेंट से मूव करके यहाँ पे आए। ये 2 पेयर्स जो थे, फर्स्ट केस को हम देखें ना तो यहाँ पे टोटल 4 पेयर्स थे। 4 में से अब देखें अब तो 2 पेयर्स रह गए और 2 जो एनाइंस थे वो मूव करके इधर आ गए। फिर फर्स्ट केस में हम यहाँ पे एनोडिक कंपार्टमेंट में देखें तो टोटल 4 पेयर्स थे। 4 में से 2 कैटाइंस जो हैं यहाँ से मूव करके इधर चले गए, जिनको मैंने ब्लैक से शो किया ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो सके। अब देखें तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई इक्वली, यहाँ पे भी 2 पेयर्स डिक्रीज़ हुए और यहाँ पे भी 2 डिक्रीज़ हुए पेयर्स। मीन के फॉल इन कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है दोनों कंपार्टमेंट्स में, और जो डिस्चार्जिंग हो रही है कैटाइंस और एनाइन की वो भी इक्वल है। यहाँ पे भी 4 कैटाइन डिस्चार्ज हो रहे हैं कैथोड के ऊपर और 4 एनाइन डिस्चार्ज हो रहे हैं एनोड के ऊपर। ये केस वो था जब हमारे पास सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे कैटाइंस और एनाइन। सेंट्रल कंपार्टमेंट को हम देखें तो वो एज सच रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी कंसंट्रेशन में, ठीक है। फिर हम लास्ट जो है वो केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में हमने ए में देखा कि जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया था। बी में हमने देखा जब ओनली एनाइन मूव कर सकते थे। सी में हमने देखा कि सेम वेलोसिटी में दोनों तरह के आइंस मूव कर रहे थे। अब डी केस में हम देखें, यानी कि थर्ड केस में देखें, जो कि डी सिचुएशन हमारे पास आ जाती है, तो उसमें स्टूडेंट्स कैटाइन मूव विद डबल वेलोसिटी और डबल स्पीड। इसमें हमने ये केस लिया कि जब कैटाइन जो है वो डबल स्पीड के साथ या डबल वेलोसिटी के साथ मूव करें, तो कैटाइन कहाँ से मूव कर रहे हैं? कैटाइंस मूव कर रहे हैं एनोडिक कंपार्टमेंट में से कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ से 2 कैटाइंस
टोटल 4 थे ना पेयर्स, तो 4 में से 2 कैटाइंस जो है वो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे शो किया, वो मूव करके चले गए कैथोडिक कंपार्टमेंट में। चूंकि उनकी स्पीड डबल थी तो इट्स मीन कि जब 2 गए हैं कैटाइंस तो एक एनाइन मूव करके इधर आएगा, ठीक है। उसकी स्पीड जो है कैटाइन से हाफ है, तो इसलिए जो है एक एनाइन जो है वो यहाँ पे मूव करके आया। अब कंसंट्रेशन का फाल देखें तो एनोडिक कंपार्टमेंट में 2 पेयर्स लॉस हुए और कैथोडिक कंपार्टमेंट में 1 लॉस हुआ। मीन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हुई ज़्यादा एनोडिक कंपार्टमेंट में, कैथोडिक में इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुई। लेकिन डिस्चार्जिंग की फिर वही बात आ जाती है कि 3 कैटाइन डिस्चार्ज हुए, 3 एनाइन डिस्चार्ज हुए, ठीक है। और सेंट्रल कंपार्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। कंक्लूजन देखें हम स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि डिक्रीज इन कंसनट्रेशन इन एनी कंपार्टमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद स्पीड ऑफ आइन मूविंग अवे फ्रॉम दैट कंपार्टमेंट, ठीक है। किसी भी कंपार्टमेंट में कंसनट्रेशन कितनी डिक्रीज़ कर रही है वो डिपेंड कर रहा है कि उसी कंपार्टमेंट में से आइन जो मूव करके जा रहा है उसकी स्पीड क्या है, स्पीड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरी बात हम ये नोट कर सकते हैं कि नो चेंज इन कंसंट्रेशन इन सेंट्रल कंपार्टमेंट, सेंट्रल कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन एज सच रही है, सारे केसेस में वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। और तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ आइंस डिस्चार्ज इन ऑल केसेस, इक्वल नंबर ऑफ आइंस डिस्चार्ज इन ऑल केसेस, आइंस की जो डिस्चार्जिंग है वो सारे केसेस में इक्वल होगी। इसको आप लोग एक बार दोबारा से रिवाइज करें, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, ये तो हमने बात की कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स थे वो नॉन अटैकेबल थे। अब हम बात करते हैं ऐसे सेल की जिसमें जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो प्लेटिनम के नहीं हैं, बल्कि वो किसी ऐसे मेटल के हैं जो कि मेटल पार्टिसिपेट करेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, वो भी डिज़ोल्व होगा या उसमें जो है उसके ऊपर आइंस की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे कंसंट्रेशन का फॉल कैसे होगा, फॉल होगा या कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी, या वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, अब उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। तो चलें चलते हैं आगे। जी स्टूडेंट्स, हिटॉर्फ्स रूल में हमने फर्स्ट सिचुएशन देखी कि जब हमारे जो इलेक्ट्रोड्स थे वो नॉन अटैकेबल थे, और अब सेकंड सिचुएशन हम देख रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल। तो इसमें जो है बुक में हमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, जस्ट हमें थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ है। और कंसेप्ट क्या दिया हुआ है कि अगर हम सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, एनोड और कैथोड, और सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट ये डायग्राम भी नहीं दी हुई, ये मैंने खुद से जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बना दी है। वहाँ पे सिर्फ इतना बताया हुआ है कि सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर जब डिप करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, तो क्या होता है कि जो सिल्वर के एटम्स एनोड पर प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं कि सिल्वर के न्यूट्रल एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर लूज़ करेंगे और वो Ag+ आइंस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। मीन के जो हमारा एनोड है ना, वहाँ से एटम्स निकल के सोल्यूशन में आएंगे और Ag+ आइन में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अब होगा क्या कि वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव करेंगे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएंगे, चूँकि हमने एक्सटर्नली कनेक्ट किया हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड्स को। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, अब इधर सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का प्रेजेंट है, तो इट्स मीन कि इस सारे सेल के अंदर Ag+ आइंस भी प्रेजेंट हैं और NO3- आइंस भी प्रेजेंट हैं। और एक बात का खास ख्याल रखना है, जो प्रीवियस सिचुएशन थी या ये सिचुएशन है, अटैकेबल सिचुएशन है या चाहे नॉन अटैकेबल सिचुएशन थी, वहाँ पे हमने जो कैटाइन और एनाइन लेने हैं वो सेम वैलेंस टाइप के लेने हैं। यानी कि हम ले लें NaCl ले लें, Na+ एंड Cl-, ये NaCl ले लें, या फिर कोई ऐसा जो है हम अपना इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जहाँ पे कैटाइन और एनाइन की वैलेंसी सेम होगी, ठीक है। फिर तो हम उनकी मोबिलिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट आ जाए जहाँ पे कैटाइन और एनाइन की मोबिलिटी उनकी वैलेंसीज डिफरेंट हों, तो फिर वो हिटॉर्फ्स रूल में हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वैलेंसी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ पे। चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सिल्वर के पहले से आइंस प्रेजेंट हैं, चूँकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और इसी के ऊपर न्यूट्रल Ag+ आइन की फॉर्म में, न्यूट्रल Ag एटम्स यानी न्यूट्रल सिल्वर एटम्स की शक्ल में इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। मीन के यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड है, वो उसके ऊपर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी सिल्वर की, तो उसका मैस ज़्यादा होना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाएगा और इधर सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर आयन जो हैं वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस केस में क्या होगा, सिल्वर एटम्स जो थे, जो एनोड पर प्रेजेंट थे, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सिल्वर आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गया था एनोड। तो यहाँ पे सिल्वर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती जाएगी इस कंपार्टमेंट में, एनोडिक कंपार्टमेंट में। और कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो कंसंट्रेशन है सिल्वर आयन की वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे सिल्वर के आयन्स हैं वो जाके डिस्चार्ज हो रहे हैं कैथोड के ऊपर, यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन लेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कंक्लूजन वहाँ पे भी हमने देखी थी, और पिछले केस में और इस केस में हम देखें, इस सिचुएशन में हम देखें तो यहाँ पे हम 3 कंक्लूजन्स बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एनोडिक कंपार्टमेंट में जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी, कैथोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, सेंट्रल कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहेगी। और इस तरह से ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पे, जिसमें हमने आयनिक मोबिलिटीज़ को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हिटॉर्फ रूल को, डिस्चार्जिंग और माइग्रेशन ऑफ आइंस को, H+ आइन और OH नेगेटिव आइंस जो हैं उनकी एक्सेप्शनली हाई मोबिलिटीज़ को भी हमने डिस्कस किया। उसकी रीज़न हमने देखी कि किस तरह उनकी जो मोबिलिटीज़ होती हैं वो हाई होती हैं। तो उसके बाद जो है हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर की, और ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट करने के मेथड्स भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने हिटॉर्फ मेथड को एक्सप्लेन करना है और साथ में मूविंग बाउंड्री मेथड को डिस्कस करना है। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया, उसके लिए इंतहाई माजरत, क्योंकि मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं रहती। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी सेहत के लिए दुआ करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड करती रहूं, और हम लोग जो लर्निंग का प्रोसेस है इसको रेगुलरली और कंटिन्यूसली लेके चलें, ताकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और एक और बात कि मेहनत करें और आगे बढ़ें। मेहनत करने और आगे बढ़ने से ही आप लोग ये चीज़ फ़ील कर सकते हैं कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।